अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ विद अली। और आज हम एक्टस सीरीज की बात कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ एक्चुअली पार्ट 2 ऑफ द प्रीवियस वीडियो। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी विच वाज द पार्ट 1 ऑफ एक्टस सीरीज। एक्टस रेस एक्चुअली एक डिटेल टॉपिक है, एक लंबा टॉपिक है, और द रीज़न हम उसकी बात इतनी डिटेल में कर रहे हैं और एक एक एलिमेंट को लेकर चल रहे हैं बिकॉज एक्चुअली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टस रेस इन जनरल। हम एक्चुअली ए लेवल्स का लॉ का जो सिलेबस है वो कर रहे हैं कवर, और हमने एक्टस रेस को इसी तरह लेके चलना है। जो ए लेवल्स के लॉ का सिलेबस है उसी तरह हमने उसको लेके चलना है। लास्ट टाइम हमने जो बात जहाँ पे ख़त्म की थी वो बात थी कि हमने कुछ एलिमेंट्स बताए थे जिसमें एक्टस रियस एज ओमिशन हम बात कर रहे थे कि अगर आप कोई काम नहीं करते तो भी वो एक क्राइम का एक्टस रियस बन सकता है। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम जब हमने एक केस पढ़ा था आर वर्सेस मिलर का 1983 का, जिसमें डिफेंडेंट जो है ही वाज गिल्टी ऑफ आर्सन, लाइक सेटिंग सम प्लेस ऑन फायर। तो उसमें देखा जाए तो एक चेन ऑफ इवेंट्स हमें मिलते हैं कि ही वाज अ होमलेस पर्सन। वो घर आया, वो सिगरेट पी रहा था, वो पीता पीता सो गया, सिगरेट गिरा, गिरने से आग लगी, वो उठा और उसने कुछ नहीं किया, ओमिशन किया, आग नहीं बुझाई, किसी को कॉल नहीं की, हेल्प नहीं बुलाई और भाग गया। तो ये चेन ऑफ इवेंट्स की वजह से ये देखा गया कि आग जो लगी थी वॉज दैट एक्चुअली हिज फॉल्ट और नॉट। आज हम इसी की बात आगे करते हैं, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट हमने देखना है, वो है डॉक्टर्स ड्यूटीज़। कि चेन ऑफ इवेंट्स तो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो भी बनता है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक इंसान है, कोई उसको लाइक ए है, उसने बी को स्टैब कर दिया है, ठीक है, वो इंजर्ड है, और वो गया है डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने उसको बचाने की कोशिश की है। उस टाइम वो नहीं मरा, बट सपोज डॉक्टर जो कर सकते थे उन्होंने किया, बट देन वो नहीं बच सका। तो अब हम क्या करेंगे? हम डॉक्टर को कहेंगे कि उसको बचाना चाहिए था, या हम उस पर मर्डर लगाएंगे जिसने स्टैब किया था? ये डिस्कशन हमने आज करनी है कि जो एक्ट सीरियस ऑफ स्टैबिंग है उसमें जब डॉक्टर आता है तो क्या बनेगा। मतलब डॉक्टर की गलती देखी जाएगी या उस बंदे की बात की जाएगी? तो मतलब क्या उसका सारा काम है? अच्छा, इसकी अगर हम आज डिटेल में बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर देना क्राइम नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ अ डॉक्टर। एडेल एनएचएस ट्रस्ट वर्सेस ब्लैंड का 1993 का केस है। उसमें एक आदमी को पीवीएस दिया हुआ था, वो वेजिटेटिव स्टेट में था फॉर द लास्ट 3 years, और उसको वो आर्टिफिशियली ज़िंदा रखा हुआ था, उसको पाइप से फूड वगैरह दे के इसने ज़िंदा रखा हुआ था। अब 3 years हो गए थे उस बंदे को इस तरह, और सवाल ये उठता था कि अगर डॉक्टर्स इसको बंद कर देते हैं ये ट्रीटमेंट देना और उसको वो नहीं रखते आर्टिफिशियली ज़िंदा, तो क्या वो मर्डर होगा? तो ऐसा नहीं है। डिसकंटिन्यूइंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट कैन नॉट बी एन ओमिशन ऑफ एक्टस रियस। ठीक है, वो ओमिशन में नहीं आ सकता कि डॉक्टर ने जनाब कंटिन्यू नहीं किया, डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट देना था वो दिया नहीं, ओमिट कर दिया, एक्ट सीरियस है, मर्डर कर दिया इसने। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स आर नॉट लायबल फॉर दिस। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करेंगे कॉजेशन की। कॉजेशन इन द इंग्लिश लीगल सिस्टम, कॉजेशन का लफ्ज़ निकला कॉज से, कि कॉज क्या है एक चीज़ का। जो कॉन्सिक्वेंस है वो किसी कॉज की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल, अब कॉज दो तरह के हो सकते हैं, या वो कॉज फैक्चुअल हो सकता है या वो कॉज लीगल हो सकता है। फैक्चुअल कॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, लीगल कॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। अच्छा, एक और बात जो उसमें आती है वो आती है इंटरवीनिंग एक्ट्स, के
कभी कभी एक बंदा दूसरा बंदा जो है, एक बंदे ने दूसरे बंदे को कुछ कहा और तीसरे बंदे ने बीच में टांग अड़ा दी, उससे काम ज़्यादा ख़राब हो गया। तो जो तीसरे बंदा है उसकी टांग अड़ाने की वजह से अगर पहले बंदे को ज़्यादा इशू हुआ है तो वो चेन ऑफ कॉजेशन टूट जाएगी वहाँ पे। इसको हम चेन ऑफ कॉजेशन बोलते हैं। चेन ऑफ कॉजेशन का मतलब है कि एक चेन होती है जो टूटनी नहीं चाहिए इफ़ यू वांट टू एक्चुअली किसी को हमने अगर गिल्टी प्रूव करना है कि इसके कॉज की वजह से ये कॉन्सिक्वेंस हुआ है। हम सबसे पहले फैक्चुअल कॉज पे आते हैं। फैक्चुअल कॉज पहला, हम कॉजेशन की बात कर रहे हैं, कॉज की बात कर रहे हैं। इसमें एक टेस्ट यूज होता है जिसको कहते हैं बट फॉर टेस्ट। अब बट फॉर टेस्ट क्या है भाई? बट फॉर टेस्ट का मतलब आसान अल्फाज में ये है कि ये काम ना होता अगर इसने ये ना किया होता। बट फॉर, ठीक है। हम दो केसेस इसमें देखेंगे, दो सिचुएशन इसमें देखेंगे, और दोनों सिचुएशन जो हैं वो एक दूसरे से कंट्रास्टिंग हैं। ये दोनों केसेस हैं। पहला जो केस है वो आर वर्सेस पैगेट का केस है 1983 का। उसमें एक बंदा होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और उसके ऊपर पुलिस ने अटैक किया हुआ है एंड एक्सचेंज ऑफ गोलियां हो रही हैं। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जो उसके साथ थी उसको एज अ शील्ड यूज़ किया, और शी वॉज प्रेग्नेंट एज वेल, ठीक है। अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को एज अ शील्ड यूज़ किया और वो गोलियां पुलिस की उसको लगी एंड शी डाइड। अब जो पैगेट है ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मैनस्लॉटर। मैनस्लॉटर को जब कन्विक्ट किया तो उसने कहा कि जी गोली मैंने तो नहीं मारी इसको, उसको तो गोली लगी पुलिस की, तो मैंने मैनस्लॉटर कैसे कर लिया? तो बट फॉर टेस्ट के मुताबिक कॉजेशन, कॉज क्या था उसको गोली लगने का कॉज क्या था? उसको गोली लगने का कॉज ये था कि अगर उसने उसको एज अ शील्ड वहाँ ना यूज़ किया होता तो वो आज बच जाती, आज वो होती। तो सिंस उसको एज अ शील्ड यूज़ करने की वजह से वो उसको गोली लगी है, तो ऑब्वियसली पैगेट इज़ गिल्टी ऑफ मैनस्लॉटर। अब इसका कंट्रास्टिंग केस जो है, जो ऑपोजिट साइड पे जाता है, वो आर वर्सेस वाइट है। 1910 का केस है। उसने, दैट पर्सन वांटेड टू किल हिज मदर। इट साउंड्स वेरी वियर्ड बट यस, इट्स ट्रू। ही वांटेड टू किल हिज मदर, और फॉर किलिंग हिज मदर उसने अपनी मदर के चाय में साइनाइड जो पॉइजन है वो मिला दिया। अब बिफोर शी कुड ड्रिंक द टी, पानी चाय पीने से पहले, शी डाइड। अच्छा, अब शी डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेज, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा, अब सवाल यह है कि इज ही गिल्टी ऑफ मर्डर? ऑब्वियसली ही इज नॉट। क्यों? क्योंकि वो बट फॉर टेस्ट इस पे लगेगा ना, और बट फॉर टेस्ट के मुताबिक ये देखेंगे कि भाई अगर वो साइनाइड ना डालता तो क्या मदर मरती? हाँ, फिर भी मर जाती, बिकॉज वो तो एक नेचुरल कॉज की वजह से डेथ हुई है ना उनकी, तो वो तो फिर भी मर जाती। इसलिए ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर। हाँ, बट ही वॉज गिल्टी ऑफ अटेम्प्टेड मर्डर जो उसने किया, एंड विच इज़ वेरी ऑब्वियस। अच्छा, ये तो होगी हमारी फैक्चुअल कॉजेशन। अब लीगल कॉजेशन क्या है? कॉजेशन बाय लॉ। लॉ क्या कहता है? लॉ एक्चुअली बात करता है थिन स्कल रूल की। थिन स्कल रूल का मतलब है कि आपको अपने विक्टिम को वैसे ही लेना है जैसा आपने उसको पाया है, या जैसा वो है वैसा ही तस्वुर किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदे की एक टांग नहीं है और उसके साथ कोई ऐसा काम हो गया जिससे उसकी दूसरी टांग भी चली गई, तो शायद दो टांगों वाला इंसान होता, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो उसकी कम सज़ा होती। एक टांग वाले की, जिसकी टांग ही बेचारे की एक थी, वो भी नहीं रही, तो उसको, उसके जो क्रिमिनल होगा, उसका जो
होगा, जो भी जिसने भी वो क्राइम किया है या उसको चोट पहुंचाई है, उसको सज़ा ज़्यादा होगी। क्यों? बिकॉज विक्टिम को उसी तरह लिया जाता है जैसा वो है। हम असम्पशंस नहीं कर सकते, एस्यूम नहीं कर सकते कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो सज़ा बनती नहीं है, वगैरह वगैरह। एनीवे, इसमें हम आर वर्सेस ब्लॉ का एक यूज़ करेंगे केस, लीगल कॉजेशन और थिन स्कल रूल को देखने के लिए कि ये थिन स्कल रूल क्या चीज़ है और क्या मतलब दैट डिफेंडेंट मस्ट टेक देयर विक्टिम्स एज दे फाइंड देम का क्या मतलब है। आर वर्सेस ब्लॉ में क्या हुआ कि उस औरत को एक यंग वुमन थी जिसको स्टैब किया गया, ठीक है, जिसने भी किया डजेंट मैटर। अब स्टैब करने के बाद जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो ऑब्वियसली शी हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड और उसको ब्लड की ज़रूरत थी, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको खून लगाना पड़ेगा। व्हाट शी डिड वाज, उसने कहा कि मैं खून नहीं लगवाऊंगी। अच्छा, डॉक्टर्स परेशान हो गए कि भाई ये क्या बात हुई, खून क्यों नहीं लगवाएंगे, आपने अपनी जान नहीं बचानी। तो शी सेड कि मैं जिस रिलीजन पे बिलीव करती हूँ उस रिलीजन में हम ब्लड नहीं लगवा सकते किसी का। होगा कोई रिलीजन, लाइक आई हैवंट हर्ड ऑफ एनी सच थिंग कि ये कौन सा रिलीजन है मुझे नहीं पता, बट ऑब्वियसली होगा, पुरानी बात है, 1975 की बात है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एलिमेंट इन हर माइंड कि मेरा रिलीजन मुझे ब्लड डोनेशन की परमिशन नहीं देता, मैं ब्लड नहीं लगवाऊंगी, दैट पर्सन जिसने उसको स्टैब किया, ही वॉज एक्चुअली गिल्टी ऑफ मर्डर। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो उसका कसूर है, उसने कहा था मैंने नहीं लगवाना ब्लड, इसमें स्टैब करने वाला क्या, अगर वो ब्लड लगवा लेती तो वो बच भी जाती। बिल्कुल सही है, बट स्टैब करने वाले ने पूछा तो नहीं था ना उससे स्टैब करने से पहले कि अगर तुम बच गए, तुम्हें ब्लड की ज़रूरत है तो तुम लगवा लोगी ना। तो बस फिर ऑब्वियसली तो जो स्टैब करने वाला था ही इज़ गिल्टी, ही इज़ लाइक गिल्टी ऑफ मर्डर ऑब्वियसली, बिकॉज ही हैड टू टेक हिज विक्टिम एज ही फाउंड हिम। अच्छा, ये तो होगी दोनों बातें। अब आपको लीगल कॉजेशन का भी बता दिया मैंने, थिन स्कल रूल, और फैक्चुअल कॉजेशन का भी बता दिया कि फैक्ट्स में कॉज होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंस का कॉज वही होना चाहिए, आपकी वजह से ही वो बात होनी चाहिए, तो आप लायबल है। अब हम बात करते हैं चेन ऑफ कॉजेशन की कि ये चेन ऑफ कॉजेशन क्या चीज़ है। एक बात हमें ये जाननी है, ये बहुत ज़रूरी है एक बात जानना कि जब फैक्चुअल कॉजेशन प्रूव हो जाती है तो प्रोसिक्यूशन को लीगल कॉजेशन भी प्रूव करनी पड़ती है, अकेली एक कॉजेशन पे बात नहीं चलती। ठीक हो गया? इन दोनों कॉजेशंस को प्रूव करने का फ़ायदा ये होता है कि जो इनोसेंट पर्सन है उस बेचारे को सज़ा नहीं मिलती, वो बच जाता है, लाइक उसके साथ इनजस्टिस नहीं होती जब दोनों कॉजेशंस को प्रूव किया जाता है, फैक्चुअल कॉजेशन को और लीगल कॉजेशन को। अब चेन ऑफ कॉजेशन, जो लिंक बिटवीन द एक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंस है, उसके दरम्यान एक चेन ऑफ कॉजेशन है जो टूट नहीं सकती। अगर वो टूट गई तो चेन ऑफ कॉजेशन ख़त्म और वो बंदा नॉट गिल्टी। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे तो ये केस भी है लेकिन मैं आपको एज अ स्टोरी इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है, किसी की नेग्लिजेंस की वजह से उसकी एक टांग पे फ्रैक्चर हो गया। अब वो फ्रैक्चर करवा के, अब सॉरी, वो प्लास्टर उसके ऊपर करवा के तो एक स्ट्रीट में जा रहा है और उस बेचारे के साथ उस स्ट्रीट में रॉबरी हो गई है और उस रॉबरी पे, उसी टांग पे रॉबर्स ने गोलियां मार दी। अब आप मुझे ये बताएं कि अब जो उसकी टांग की वर्सन कंडीशन है उसका लायबल कौन है? वो बंदा जिसने उसकी टांग पे फ्रैक्चर किया था वो, या रॉबर्स? अच्छा, अब आप कहेंगे नहीं जी, वो बंदा जिसने फ्रैक्चर किया था उसकी वजह से वो फ्रैक्चर था, तो टांग जो ख़राब हुई उसकी वजह से हुई है। अब चेन ऑफ कॉजेशन देखें कि चेन जहाँ से शुरू हुई कि उस बंदे की गलती थी और उसने उसकी टांग तोड़ी और टांग तोड़ने का प्लास्टर हो गया। अब ये चेन ऑफ कॉजेशन यहाँ तक तो चल रही है। अब रॉबर्स एक थर्ड पार्टी हैं, जब रॉबर्स ने उसको गोली मारी उसकी टांग पे तो चेन ऑफ कॉजेशन टूट गई उस बंदे की जिस बंदे ने पहले फ्रैक्चर किया था, तो वो बंदा फ्रैक्चर तक का लायबल है। जो गोलियां लगी हैं बाद में उसका वो बंदा लायबल नहीं है,
ठीक है, इसको चेन ऑफ कॉजेशन बोलते हैं, जो बहुत ज़रूरी है इस्टेब्लिश करना। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि चेन ऑफ कॉजेशन जो है वो कैसे कैसे टूट सकती है। वो 3 तरह से टूट सकती है। पहला तो एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, कि कोई थर्ड पार्टी का बंदा था, उसने बीच में इंटरवीन कर दिया। दूसरा विक्टिम्स ओन एक्ट, मतलब विक्टिम का खुद भी ऐसी कोई हरकत हो सकती है जिसकी वजह से चेन ऑफ कॉजेशन जो है वो टूट जाती है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है नेचुरल बट अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स। अच्छा, अब चेन ऑफ कॉजेशन अगर टूट जाए, जैसे मैंने आपको भी स्टोरी सुनाई है, तो जो बंदा है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको समझा जाता है कि रिस्पॉन्सिबल है, अगर तो चेन ऑफ कॉजेशन बीच में टूट रही है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी क्या है। नंबर ऑफ़ केसेस हैं जिसमें आपको पता चलता है कि एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी की वजह से एक बंदे को ज़्यादा नुकसान हो गया, जितना डिफेंडेंट ने नहीं पहुंचाया था जितना उसको हो गया। अब सबसे ज़्यादा जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है क्राइम में, वो डॉक्टर्स होते हैं। ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि क्या डॉक्टर्स का बीच में इंटरवीन करना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक बंदे को स्टैब हो गया, एक बंदे को गोली लग गई, एक बंदे को कुछ भी हो गया, क्राइम में इसी तरह के केसेस, इस तरह के मैटर्स होते हैं, तो जो बंदा है वो ऑब्वियसली हॉस्पिटल आता है। अब हॉस्पिटल आके डॉक्टर्स उसको ट्रीटमेंट देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मेडिकल ट्रीटमेंट से चेन ऑफ कॉजेशन टूटती है? तो इसका जो बेसिक आंसर है वो ये है कि नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट से नॉर्मली चेन ऑफ कॉजेशन नहीं टूटती, बिकॉज डॉक्टर्स ट्राई देयर बेस्ट टू सेव द विक्टिम। इफ़ दे कैन नॉट सेव हिम, तो जो डिफेंडेंट है उसके ऊपर मर्डर ही लगेगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो करना था अपनी कोशिश कर दी, उसमें डॉक्टर्स का कसूर नहीं आएगा। भाई डॉक्टर ही वैसे मर गया, मैंने मारा नहीं था। बट यस, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें जो कॉजिंग डेथ है वो डॉक्टर्स की किसी नेग्लिजेंस की वजह से हो जाए या किसी और तरीके से हो जाए, तो वो हम देखते हैं। जो पहला केस मैं आपको बता रहा हूँ वो आर वर्सेस स्मिथ 1959 का केस है। उसमें 2 सोल्जर्स थे हु हैड अ फाइट एंड वन वाज स्टैब्ड इन द लंग बाय द अदर। ठीक है, उसके लंग्स में, वन ऑफ द लंग में स्टैब कर दिया उस दूसरे सोल्जर ने, और वो मेडिकल सेंटर में लाया गया। जो बाकी के सोल्जर्स थे वो उठा कर उसको मेडिकल सेंटर में लेके आए, बट रास्ते में उनसे वो गिर गया। ठीक हो गया। मतलब इट साउंड्स वेरी फ़नी कि आप एक बंदे को जो ऑलरेडी स्टैब्ड है उसको उठा के हॉस्पिटल जा रहे हो, रास्ते में आपने उसको फेंक दिया, गिरा दिया है। मेडिकल सेंटर में स्टाफ ने उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दी, उसकी चेस्ट को प्रेस किया, जिसकी वजह से उसकी जो वूंड था वो और वर्स हुआ एंड द गाय, दैट सोल्जर डाइड। अब देखा ये गया कि अगर उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता, ठीक तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता, इस तरह की नेग्लिजेंस ना की जाती, तो उसके बचने के चांसेस 75% थे। तो देखा ये गया कि अब जिसने स्टैब किया था उसका कसूर है या ये डॉक्टर्स का कसूर है। अब देखें आपके सामने है कि नेग्लिजेंस इनके पार्ट पे भी है। पहले वो गिरा, बाद में उसकी चेस्ट को प्रेस किया गया जिसकी वजह से वर्सन हो गई उसकी कंडीशन और वो ही डाइड, बट स्टिल दैट गाय, द अदर सोल्जर हु स्टैब्ड हिम वाज गिल्टी ऑफ हिज मर्डर। क्यों? क्योंकि वूंड जिसको वर्सन कंडीशन हुई, जिस वूंड की, जो वूंड उसका था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, वो वूंड उसको किसने दिया? स्टैबिंग ने। तो ऑब्वियसली जो एग्रीवेटिंग फैक्टर था वो स्टैबिंग था, तो इसलिए ही वॉज गिल्टी ऑफ मर्डर। जो दूसरा केस इसका है एग्जाम्पल में, वो आर वर्सेस चेशायर है। इसमें डिफेंडेंट ने विक्टिम को गोलियां मारी 2, एक लगी उसकी थाई में, एक लगी उसके स्टमक में। अब प्रॉब्लम हो रही थी उसको ब्रीदिंग, ठीक है, तो उसको ट्रैकेटोमी एक ट्रीटमेंट होता है वो देना था उन्हें। बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशंस आ गई उस ट्रीटमेंट में एंड ही डाइड, द विक्टिम डाइड।
अब जो रेयर कॉम्प्लिकेशंस आई थी वो डॉक्टर्स ने स्पॉट नहीं की थी, दे वर अनएबल टू स्पॉट दोज रेयर कॉम्प्लिकेशंस। बाय द टाइम ही डाइड, जो उसके ओरिजिनल वुंड्स थे वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थे, मतलब ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये इट्स अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। उसको गोलियां लगी, वो हॉस्पिटल रहा, हॉस्पिटल में एडमिट रहा, काफ़ी देर उसकी ट्रीटमेंट चलती रही, रेयर कॉम्प्लिकेशंस आई जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। बट उन कॉम्प्लिकेशंस के अलावा जो एक्चुअल उसको चोट लगी हुई थी थाई में और स्टमक में, जो गोलियां लगी हुई थी, वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका थे वुंड, दोनों ही वुंड। येट दैट पर्सन वॉज गिल्टी ऑफ मर्डर। क्यों? क्योंकि वो हॉस्पिटल पहुंचा क्यों, उसको वो ट्रीटमेंट लेना क्यों पड़ा, उसको वो कॉम्प्लिकेशंस हुई क्यों? इसलिए क्योंकि उसको गोलियां लग गई थी एंड ही हैड प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग। और वो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स क्यों आई थी? गोली लगने की वजह से। तो मेन कॉज क्या था? गोलियां लगना। तो सिंस मेन कॉज गोलियां लगना था तो ऑब्वियसली उसको गिल्टी करार दे दिया गया मर्डर का। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास थर्ड केस है वो आर वर्सेस जॉर्डन का केस है 1991 का। इसमें भी एक विक्टिम को स्टैब किया गया है इन द स्टमक। अच्छा, अब उसको स्टैब करने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, उसका ट्रीटमेंट चल गया, शुरू हो गया। अब उसको, उनको डॉक्टर्स को ये पता चला कि उसको एंटीबायोटिक्स सूट नहीं कर रही, तो दे स्टॉप्ड गिविंग हिम एंटीबायोटिक्स। उन्होंने कहा कि अगर हम इसको एंटीबायोटिक्स देंगे तो इसका जो है कंडीशन है वो और ख़राब हो सकती है। अब आउट ऑफ नोवेयर एक डॉक्टर आया कहीं और से, मतलब कोई और डॉक्टर था, उसने उसकी कंडीशन देखी और उसने कहा कि यार इसको तो एंटीबायोटिक देनी चाहिए, इसको दें, एंटीबायोटिक दें। उन्होंने उस डॉक्टर की बात मान के उसको एंटीबायोटिक दे दी और दी भी लार्ज डोज। उससे उसको एलर्जिक रिएक्शन हुआ एंड ही डाइड। इस बात पे द डिफेंडेंट वॉज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर। क्यों? क्योंकि उसके अपने डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक देना बंद कर दी थी। जो दूसरा डॉक्टर आया जिसने अपना आके फजूल में कह दिया कि जिसको दे दें एंटीबायोटिक, उसको ज़रूरत है, उसको ज़रूरत नहीं थी ये करने की। तो ये थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन हो गई है। अब चेन ऑफ कॉजेशन टूट गई है। तो जब चेन ऑफ कॉजेशन टूट जाती है तो द पर्सन कैन नॉट बी लायबल ऑफ मर्डर। तो ही वॉज नॉट लायबल ऑफ मर्डर। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात इसमें मैं बता दूं आपको कि अगर आपको किसी ने गोली मार दी, स्टैब कर दिया और आप किसी ऐसी कंडीशन पे पहुंच गए जिसमें आपको लाइफ सपोर्ट मशीन से ज़िंदा रखा हुआ है, उस लाइफ सपोर्ट मशीन को ऑफ़ कर देना, अगर उनको होप ख़त्म हो जाए कि नहीं ये ठीक नहीं हो सकता, हम इसको ऑफ़ कर देते हैं, वो चेन ऑफ कॉजेशन नहीं तोड़ता, उसमें डिफेंडेंट विल बी गिल्टी ऑफ मर्डर। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा। ये तो हो गया इंटरवेंशन, थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन। उसमें 2 केसेस हमने पढ़े जिसमें इंटरवेंशन नहीं थी साबित हो सकी, और तीसरे केस में इंटरवेंशन साबित होगी। इंटरवेंशन साबित होने की वजह से वो डिफेंडेंट जो है वो बच गया। जो अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है विक्टिम्स ओन एक्ट, कि विक्टिम के अपनी कोई हरकत ऐसी उसने कर दी जिसकी वजह से चेन ऑफ कॉजेशन टूट गई। इसमें ज़्यादातर रिएक्शंस ही होते हैं। ठीक है। आर वर्सेस रॉबर्ट्स का केस देखते हैं 1971 का। उसमें हो क्या रहा था कि एक लड़की थी गाड़ी में एक लड़के के साथ, और उस लड़के से उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था बिकॉज ही एक्चुअली वांटेड सेक्सुअल एडवांसेस फ्रॉम हर। अब गाड़ी जो है वो बिटवीन 20 to 40 माइल्स पर आवर पे ट्रैवल कर रही थी, माइल्स पर आवर, नॉट किलोमीटर्स पर आवर। माइल्स किलोमीटर से ज़्यादा होते हैं। लड़की ने क्या किया, लड़की ने जंप कर दिया गाड़ी से, एंड जंपिंग की वजह से इतनी स्पीड पे गाड़ी हो और आप उससे छलांग लगा दें तो ऑब्वियसली इंजरीज तो होंगी आपको, और काफ़ी होंगी। अब सवाल ये उठा कि इज़ द डिफेंडेंट लायबल ऑफ हर इंजरीज। ये सवाल उठता ना जहन में कि अभी उसकी जो इंजरीज हैं उसका जिम्मेदार कौन है? जंप तो उसने खुद मारा है, बट जंप मारने की रीज़न क्या थी? जंप मारने की रीज़न थी उस बंदे की वो हरकत जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हुई। तो ही वॉज
उससे चेन ऑफ कॉजेशन नहीं टूटी एंड ही वॉज गिल्टी ऑफ द इंजरीज सस्टेन्ड बाय द गर्ल. अब जो दूसरा केस हमारे पास है वो आर वर्सेस विलियम्स का 1992 का केस है. आर वर्सेस विलियम्स 1992 में ये हुआ था कि एक हिच हाइकर था, वो विलियम की गाड़ी से उसने छलांग लगा दी और ही डाइड सफरिंग हेड इंजरी. गाड़ी वॉज अबाउट ट्रैवलिंग वॉज अबाउट 30 माइल्स पर आवर. अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उसने जंप इसलिए मारा था क्योंकि जो डिफेंडेंट था विलियम, वो उसका वॉलेट छीनने की कोशिश कर रहा था उससे. अब टेक्निकली स्पीकिंग वॉलेट छीनने की कोशिश करने पे गाड़ी से छलांग कौन लगाता है? स्टुपिडिटी है ना. ठीक है, गाड़ी से छलांग कोई नहीं लगाता इस बात पर कि मेरा वॉलेट छीन रहा है तो मैं गाड़ी से छलांग लगा दूँ, वो भी 30 माइल्स पर आवर पे गाड़ी जा रही है. तो थ्रेट जो था वो प्रोपोर्शनेट नहीं था उसकी उस हरकत से, उसके उस रिएक्शंस के. थ्रेट प्रोपोर्शनेट नहीं था. बिकॉज वो प्रोपोर्शनेट नहीं था तो उसको लाइबल नहीं करार दिया गया उसकी डेथ का. ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर, ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ मैनस्लॉटर ऑब्वियसली. वाई? बिकॉज उसका जो रिएक्शन था वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, जो बनता नहीं था. ठीक हो गया, तो वो चेन ऑफ कॉजेशन वहाँ पे टूट जाती है. अब जहाँ तक लास्ट पॉइंट की बात है, नेचुरल बट अनप्रेडिक्टेबल इवेंट, उसमें अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, उससे आपकी इंजरी एग्रेवेट हो जाए. फॉर एग्जांपल पहले आपको चोट लगी हुई थी किसी की हरकत की वजह से, किसी की क्राइम की वजह से, और बाद में फ्लड आ गया, उससे वो ज़्यादा बढ़ गई, या अर्थक्वेक आ गया, आप गिर गए, उससे ज़्यादा हो गया कुछ, तो वो चेन ऑफ कॉजेशन ऑब्वियसली तोड़ देता है. बिकॉज दीज इवेंट्स आर नेचुरल एंड अनप्रडिक्टेबल, तो उनसे भी चेन ऑफ कॉजेशन टूट जाती है. इसके साथ ही हमारा एक्टस रियस ख़त्म हो जाता है. आई होप कि आपको एक्टस रियस की समझ आ गई होगी. नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस कवर करेंगे, विच इज़ द मेंटल एलिमेंट, द इंटेंशन ऑफ क्राइम. पिछली वीडियो होपफुली लोग देख रहे हैं. आई ऑल्सो रिसीव्ड सम ऑफ द कॉमेंट्स. मुझे बताएं, डू टेल मी, अगर मेरी बात करने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका आपको समझ आ रहा है अच्छे से, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर मी. मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ. वो घर बैठे इस तरह मेरी क्लास ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, साथ साथ जहाँ मर्ज़ी चाहें वो पढ़ सकते हैं. कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ट्यूशन जो अफोर्ड नहीं करते, या उनको फिजिबल नहीं होता ट्यूशन जाना, तो बिकॉज ऑब्वियसली ए लेवल्स की ट्यूशन इज़ एक्सपेंसिव, और कभी कभी आना जाने का मसला होता है, एकेडमीज़ नहीं जा सकते स्टूडेंट्स, टीचर्स नहीं मिलते. तो if this is helping you out, please let me know. I'll be waiting for your comments. Thank you very much. I'll see you in the next video. Bye bye.